चलो अब क्या करते हैं, 15 मिनट डिफ्रैक्शन को फिर से समझते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। बढ़िया, इतना अच्छा तैयार कर लो ये कि ना इसको घर पे रिवीजन की जरूरत ही नहीं है। मैंने आपको कहा डिफ्रैक्शन में पहली बात तो ध्यान रखिए, ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, सिंगल स्लिट। क्या है साहब, सिंगल स्लिट। ठीक है, एक एक टर्म बताओ, तुम्हारा डायग्राम बना हुआ है, बस तुम्हें देखना है। ए क्या है बताओ, विड्थ ऑफ स्लिट। एक एक टर्म को बोलो तो क्या एकदम अपनापन आ जाएगा। भाई ए कौन है, विड्थ ऑफ स्लिट। यहां पर आपने लाइट इंसिडेंट कराई तो बताइए एजेस से क्या हो जाएगा, लाइट डेविएट हो जाएगी, डेविएट होकर कहां एंटर कर जाएगी, अपने ज्योमेट्रिकल शैडो में। अपने ज्योमेट्रिकल शैडो में एंटर करने के फिनोमिना को ही क्या बोलते हैं, डिफ्रैक्शन। पहली बात। दूसरी, डिफ्रैक्शन में जो फ्रिंजेस बनती हैं उनका इंटेंसिटी इक्वल नहीं होता है। मजे की बात, फ्रिंज विड्थ भी इक्वल नहीं होती। सबसे ज्यादा चौड़ी कौन होती है, सेंट्रल। अच्छा, ये वाली दूरी y ये अपने रटी होनी चाहिए, लैम्डा डी बाय ए, एंड दिस इज व्हाट, फर्स्ट मिनिमा। फर्स्ट मिनिमा ये अपने अगर याद है, कल मैंने इसका डेरिवेशन बता दिया है, अब आवश्यकता नहीं है, ये अपने मुख जबानी याद होना चाहिए। आपसे पूछेगा पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, सीधा बोलिए लैम्डा डी बाय ए। सबसे फेमस वो पूछेगा विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। बिंदास बताइए विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। ये है सेंट्रल मैक्सिमा, y ऊपर y नीचे, कितना 2y, y का डबल लैम्डा डी बाय। एक एक टर्म के साथ खेलो। लैम्डा वेवलेंथ ऑफ लाइट, डी स्क्रीन की स्लिट से दूरी। कभी कभार वो ये ना देकर कॉन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ f दे देता है, तो जो फोकल लेंथ होगी वही स्क्रीन की दूरी होगी, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस स्क्रीन पे जाकर ही तो क्या करेगा, लाइट को कन्वर्ज। बोलो हाँ है क्या, ठीक है साहब। और पूछता है एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा, ये भी लिखा था क्या कल, देखो तो एंगुलर पोजीशन। तो एंगुलर पोजीशन, बच्चे कभी भी एंगुलर आ जाए, बच्चों कभी भी एंगुलर आ जाए तो बड़े डी को खा जाओ, तो आंसर आएगा लैम्डा बाय ए। दिस इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट मिनिमा। फिर आपसे पूछे डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क बैंड ऑन आइदर साइड, ये पहला डार्क बैंड, ये पहला डार्क बैंड, इन दोनों के बीच की दूरी 2y। मेरे हिसाब से सारी बातें अपन ने लिख ली हैं, इस पर 2-3 प्रश्न और कर लेते हैं तो अपना डिफ्रैक्शन तैयार हो जाएगा। ये अकेली स्लाइड डिफ्रैक्शन के सारे प्रश्न हल कर सकती है। मैंने टेलीग्राम पर एक ऑप्टिक्स का पीडीएफ भी डाला है, बहुत जबरदस्त, उस पर मेहनत करके उसको बनाया है। पूरे ऑप्टिक्स को 10 सेक्शन में तोड़ दिया है और बिल्कुल सिस्टमेटिक टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन को अरेंज कर दिया है, जिसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जितनी बार उसको सॉल्व कर लेंगे उतना ऑप्टिक्स में कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। मजे की बात है, जैसा हम पढ़ाते हैं उसी हिसाब से उसमें क्वेश्चन अरेंज हैं। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इस साल डिलीटेड हो गया है वो मैंने उसमें से सवाल भी हटा दिए, तो उसको आप अच्छे से करिए। टोटल उसमें 106 क्वेश्चन है। पूरा ऑप्टिक्स कितने सेक्शन में डिवाइड है, 10 सेक्शन। आप तो आराम से 5 दिन का टारगेट लो, रोज कितने सेक्शन तैयार करने हैं, 2, 1 घंटा लगेगा 2 सेक्शन तैयार, 5 दिन में पूरा ऑप्टिक्स तैयार। रे प्लस वेव, हर साल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो पूरा फोकस करेंगे तो बहुत आसान लगेगा। जैसे आप डिफ्रैक्शन कल पढ़ा, आज फिर सुन लिया,
आप देखो कितना एकदम ऐसा लग रहा है यार ये तो एकदम बढ़िया तैयार हो जाएगा। 5-7 बार रिवाइज कर लोगे, दिमाग में ऐसा सेट हो जाएगा, क्वेश्चन देखते ही आपको क्लिक करेगा कि मुझे इसमें ये वाली अप्रोच लगानी है। आपको फिर बता रहा हूं, आप मेरे शब्दों को याद रखेंगे, सारा खेल इसी का है। आपने ये जितना 5 अप्रैल में 5-5 बार कर लिया, आपको फिजिक्स में कहीं दूर दूर तक दिक्कत नहीं आएगी। बस बार बार क्या करना है, रिवीजन। जितना रिवीजन, जितना आंखों के सामने से फॉर्मूले, मॉड्यूल के क्वेश्चन, ईएलपी के क्वेश्चन बार बार करेंगे, उतना जल्दी स्ट्राइक करेगा। सही है, चलिए कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन नंबर 2। डिफ्रैक्शन बहुत छोटा टॉपिक है। पिछले 15 साल में कुल डिफ्रैक्शन से 6-7 सवाल ही आए हैं। पोलराइजेशन तो और भी छोटा है। ये वाला कर लिया था क्या कल? बेल लग गई थी शायद इसमें ना। चलो लिख लो, जिसने नहीं लिखा वो लिख ली। क्या पूछा है वो ध्यान से देखो। वो अकेला डायग्राम सारे क्वेश्चन सॉल्व करेगा, मैं आपको कह रहा हूं। ध्यान से देखो क्या पूछा है। क्या पूछा है? डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट डार्क फ्रेंच ऑन आइदर साइड। बताओ, डायग्राम से सोचो। ये डायग्राम, फर्स्ट डार्क बैंड ये रहा, फर्स्ट डार्क बैंड ये रहा, इन दोनों के बीच की दूरी बताइए, y होगी या 2y? 2y। तो मुझसे 2y पूछा है। 2y मतलब 2 लैम्डा डी बाय ए, खत्म। 2 लैम्डा, वेवलेंथ ऑफ लाइट 600 नैनोमीटर। नैनो में काम नहीं करते, -9। एन से नैनो, एन से 9, -9। डी, स्क्रीन कितनी दूरी पर है? 2 डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ स्लिट 1 mm। 1 mm, mm में कन्वर्ट करना सीख लो, mm से मीटर में बदलना बहुत जरूरी है। छोटी छोटी गलतियां नहीं करने का बेटा। 1 mm बराबर 10 की पावर -3। बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है? तो 6 दूना 12 दूना 24, ये ऊपर जाएगा, 3 और 2 5, 5 में से 9 गया -4। 2.4 इंटू 10 की पावर -3, -3 को बोल सकते हैं mm। तो उत्तर आ गया साहब 2.4 mm। डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन दोनों बहुत छोटे चैप्टर हैं और आसान हैं। दोनों ही बहुत छोटे हैं और आसान हैं। बढ़ूं आगे? थोड़ी स्पीड धीमे करूं क्या? ठीक है, मैनेज है।
आज खत्म कर देंगे इसको। फिजिक्स का सिलेबस अंडर कंट्रोल है। 11वीं में हमने फ्लूइड तक पढ़ लिया है, 12वीं में भी ऑप्टिक्स हो गया, इलेक्ट्रो से शुरू किया था सबने, करंट से, करंट हो गया, कैपेसिटर हो गया, मैग्नेट भी खत्म होने को है, ऑप्टिक्स हो गया। अब 12वीं में बड़े चैप्टर नहीं बचे हैं, केवल एक मॉडर्न है। ईएमआई छोटा है, एसी छोटा है, सेमीकंडक्टर और छोटा हो गया है, क्योंकि ट्रांजिस्टर के 3 लेक्चर उड़ चुके हैं। तो अब सिलेबस बहुत कम है अपने पास, दिसंबर जनवरी फरवरी पूरे हैं और सिलेबस इतना नहीं बचा है। तो फिजिक्स में बिल्कुल हम अंडर कंट्रोल्ड हैं, आराम से तरीके से पूरा सिलेबस फरवरी के एंड वीक तक हो जाएगा। पूरे 2 महीने रिवीजन के लिए दिए जाएंगे। हाँ जी। अब इसमें पन्ना पलटिए, मिनिमम मैक्सिमा की शर्त लिखाई थी, देखो आप। अब उसने बोला है फर्स्ट मिनिमा, तो तुरंत मिनिमा की शर्त याद करो। मिनिमा की शर्त, पन्ने पलटो। ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, पन्ने पलटिए। फर्स्ट मिनिमा, तो एन का मतलब 1, थीटा, थीटा कितना 30, ठीक है। तो ए थीटा 30, एन 1 लैम्डा साइन 30 1/2, तो ए की जगह 2 लैम्डा, ए की जगह 2 लैम्डा। ये तो पहली शर्त। अब पूछा क्या है, पूछा है फर्स्ट मिनिमा कहाँ आएगा। आशीष सर ये सेकेंडरी क्या लिख दिया है, इसको भी समझो, इसको भी समझो। आ जाओ बोर्ड पे देखो, ये कौन है, ये सेंट्रल मैक्सिमा। ये कौन है, ये भी मैक्सिमा है, पर इसको बोलते हैं फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। मेन हीरो कौन है, सेंट्रल। इसके बाद कोई भी आए सब सेकेंडरी, सब सेकेंडरी। तो इसका नाम पूरा बताओ, बोलो। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। ओके सर, एक मैं बोलूं कहाँ, चल कोशिश कर, इसका बोल। सर मुझे बोलने देना सर, हाँ बेटा तू बोलना। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, दो सर, हाँ हाँ बोल। ये मैक्सिमा है, हाँ। कौन सा मैक्सिमा है, दूसरा। पूरा नाम क्या होगा, सेकंड मैक्सिमा। ये तो समय कम है, तो फटाफट बोल के चलेगा, सेकंड मैक्सिमा। समय है, पूरा नाम बोलो। सेकंड सेकेंडरी, सेकेंडरी शब्द तो सबके साथ चिपकेगा, बोलो हाँ है क्या। तो इसका पूरा नाम बोलो क्या है, सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी तो सबके साथ चिपकेगा। इसको क्या बोलते हैं, ये वाले को सेंट्रल मैक्सिमा। तो एक बार पन्ने पलटो और इनके पूरे पूरे नाम लिख दो। जैसे फादर का नाम पूछते हैं, जल्दी समय कम है, तो आपने बोल दिया आनंद प्रकाश जी, पूरा पूरा श्री आनंद प्रकाश जी। तो अपन श्री भी लगा देते हैं, जी भी लगा देते हैं, तो थोड़ा सा और सम्मान हो जाता है। समय कम है, अपन ने सिर्फ आनंद प्रकाश जी बोल दिया, पूरा आराम से बेटा, अच्छा ठीक है, श्री आनंद प्रकाश जी, तो पूरा नाम बोल दिया, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा। अरे बोलो, इसका नाम क्या बोलोगे, इसका नाम है तो ये मिनिमा, पर फर्स्ट
सेकेंडरी मिनिमा, सबके साथ सेकेंडरी तो चिपकाया ही जाएगा। मेन हीरो, मेन प्लेयर, मेन सेंट्रल मैक्सिमा है, इसके बाद जो भी है उन सब के आगे सेकेंडरी शब्द आएगा। नामकरण कर लीजिए कल वाले में, या नया चित्र बना लीजिए। ये वाला y लिख लीजिए, एक बार और लिख लें, y बराबर लैम्डा डी बाय ए। रियल हीरो, सारा y से ही सॉल्व हो जाता है। बढ़ो आगे। चलो अब क्या पूछा है? फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, मैक्सिमा की शर्त, मिनिमा की शर्त बताओ। फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा है, मैक्सिमा की शर्त बोलो भैया। ए साइन थीटा बराबर 2n+1 लैम्डा बाय 2, पुट n इक्वल टू 1। ए साइन थीटा 2+1 3 लैम्डा बाय 2, ए की जगह पुट कर दो, कितना? 2 लैम्डा। लैम्डा से लैम्डा कटा, 2 नीचे जाएगा। साइन थीटा 3/4 थीटा साइन इनवर्स 3। कौन सा ऑप्शन? बोलिए, बढ़ो आगे। 2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, आराम से तसल्ली से करते हैं। अब देखो, ये आधे घंटे में रिवीजन हो सकता है, कहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। पूरा आधे घंटे में शानदार तैयार। इंटरफेरेंस के 10 कॉन्सेप्ट करे, दिवाली पर इंटरफेरेंस पूरा शानदार करके आओ कि सर एकदम पूरा रे ऑप्टिक्स इंटरफेरेंस शानदार तैयार, तो आपका एक बड़ा पोर्शन तैयार हो गया 5 क्वेश्चन का। ऐसा ही मॉडर्न है, मॉडर्न से भी 5 से 6 क्वेश्चन आते हैं। कोविड के 2 साल पेपर में तो 7-7 सवाल आए हैं, तो मॉडर्न भी हमें बहुत बढ़िया तैयार करना है। वो भी 5 से 6 क्वेश्चन है, उसमें भी पूरी जी जान लगाइए, बड़ा चैप्टर है। नहीं, मैं तो नहीं पढ़ाता मॉडर्न, पर आपको बता रहा हूं कि जब आपके बैच में पढ़ाया जाए तब आप ध्यान रखिएगा। चलिए, तो बिल्कुल बिल्कुल, तो थीटा कितना आ जाएगा बताइए? साइन इनवर्स 3/4। बढ़े आगे। चलो अब 2-3 क्वेश्चन और करके देखते हैं। क्वेश्चन है, एट फर्स्ट मिनिमा कैलकुलेट द phase difference between Huygens wavelet coming from edge of slit and midpoint of slit.
सवाल ही बहुत जबरदस्त है, जब तक आपको इसकी कहानी समझनी बहुत जरूरी है। अब अपन ने जिसने डेरिवेशन समझा ना वो कर सकता है। याद करिए सिंगल स्लेट, अब कहां कहां से लाइट आ रही है देखो, साफ कह रहा है कहां कहां से आ रही है बताइए, एज से और मिड पॉइंट से, एज से और मिड पॉइंट से। और यहां पर क्या बन रहा है बताइए, फर्स्ट मिनिमा। क्या बन रहा है, फर्स्ट। अगर आप डायग्राम बनाने की कोशिश करें, ये देखिए यहां पर क्या बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा। पूछा क्या है, इन दो वेव के बीच में क्या बताइए, फेज डिफरेंस। पहले एक सवाल को कॉन्सेप्चुअल समझिए। दो वेव आ रही हैं, देख लो आप, वेव तो असंख्य आ रही हैं, पर कौन सी दो वेव की बात कर रहा है पहचानो। कमिंग फ्रॉम एज ऑफ द स्लिट, ये एज से जो आई, एंड कमिंग फ्रॉम मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट। इन दोनों, क्या इनके बीच का पाथ डिफरेंस निकाल सकते हैं। हाँ, याद करो, ये परपेंडिकुलर डालते थे, याद हो तो आपको, ये दूरी a/2, तो ये दूरी a/2 साइन थीटा। देखो तो क्या ये बताया था कि आपके बैच में, अगर ये a है तो ये a/2 होगा, तो a/2 साइन थीटा। बहुत बढ़िया। अब उसने बोल रहा है क्या बन रहा है, फर्स्ट मिनिमा। मिनिमा की शर्त बताओ, अभी याद कर रहा था मिनिमा की शर्त पिछले सवाल में, बताओ। ए साइन थीटा बराबर एन लैम्डा, पहला मिनिमा है तो एन की जगह 1, तो ए साइन थीटा बराबर क्या आ गया, लैम्डा। ठीक है साहब, पूछा क्या है, फेज डिफरेंस। याद करो, फेज डिफरेंस होता है 2 पाई/लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स। बताओ डेल्टा एक्स कितना, ईमानदारी से, a/2 साइन थीटा, और a साइन थीटा की जगह हम क्या रख सकते हैं, लैम्डा। इन प्लेस ऑफ a साइन थीटा आप क्या रख दीजिए, लैम्डा। बताइए, लैम्डा से लैम्डा, 2 से 2 कितना। 2 बार ये सवाल आया है, और ये सवाल कठिन सवालों की कैटेगरी में है। मैं इसको एक बार और समझाना चाहूंगा, पहले आप लिखिए अच्छे से, फिर इसको धीरे धीरे एक बार और समझाता हूं, ताकि आपके दिलो दिमाग में बैठ जाए। ये 2 बार आया है नीट में। एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले प्रोसेस बताओ, फेज डिफरेंस पूछा, तो सबसे पहले हमने निकाला पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस से क्या निकाल लिया, फेज डिफरेंस। और उसने बोला था फर्स्ट मिनिमा, तो फर्स्ट मिनिमा की शर्त लगा दी, ए साइन थीटा की जगह क्या रख दिया, लैम्डा। बस। बढ़ो आगे। एक और देखने लास्ट।
10। कोई बताएगा क्या लिखने का मतलब है? सोचो, ये दूरी याद है तुम्हें? ये दूरी याद है क्या? पन्ने पलटो, ये दूरी कितनी होती थी? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, बोलो, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा 2 लैम्डा डी बाय ए। इस विड्थ के अंदर YDSE की 10 फ्रिंज, मजा आ जाएगा। विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा के अंदर YDSE की 10 फ्रिंज घुस गई, मतलब ये दूरी क्या 10 बीटा के बराबर होगी? और बीटा याद है, लैम्डा डी बाय स्मॉल। अच्छा सवाल है, एनसीईआरटी में दे रखा है, इसलिए काम का है। एनसीईआरटी में दे रखा है, सॉल्व एग्जांपल, डायग्राम बनाया है उसने, और आप सीखना चाहो, मैंने कितनी होशियारी से इन सबकी इंटेंसिटी बराबर बनाई है। क्यों सर? इनकी क्यों बराबर बनाई है? देखो सबकी, ये इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस हैं। इंटरफेरेंस की फ्रिंजेस सभी की इंटेंसिटी सेम होती है। आपको ये समझ में आ रहा है मैंने ये क्या लिखा? सोचो, इस चौड़ाई के अंदर ये चौड़ाई कितनी है? 2 लैम्डा डी बाई ए। इसे क्या बोलते हैं? विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। इस चौड़ाई के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा में YDSE की कितनी फ्रिंज आ गई? 10। सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई 2 लैम्डा डी बाई ए, कितनी फ्रिंज आ गई? 10। खत्म। लैम्डा डी से लैम्डा डी, ए और डी नहीं कटेगा, ए अलग है। ए कौन होता है? विड्थ ऑफ स्लिट, जबकि डी क्या होता है? डिस्टेंस बिटवीन स्लिट। तो बताइए क्या आंसर आ जाएगा? 2 बाई ए बराबर 10 बाय डी, 2 से 5 कटा, डी बराबर 5 पे। अच्छा सवाल है, 1 मिनट आप होल्ड करिए, बताइए, 2-3 बार इसको बोलिए। सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई के अंदर, ठीक है, सेंट्रल मैक्सिमा की चौड़ाई बोलो 2 लैम्डा डी बाय ए, 2 लैम्डा डी बाय ए। इसके अंदर YDSE की, अच्छा YDSE में तो बीटा होता है, YDSE की कितनी फ्रिंज आ गई? 10। बोलो, क्लियर हुआ? बढ़े आगे, पन्ने पलट लो, डिफ्रैक्शन जहां से हेडिंग डाली है खोल लो, छोटा सा चैप्टर, बढ़िया न्यूमेरिकल कर लिए, सारे कॉन्सेप्ट समझ लिए, सब कुछ हो गया है। आप आराम से इसको तैयार कर सकते हैं, बहुत छोटा चैप्टर है। कौन ऊपर नीचे वाला? बिल्कुल बिल्कुल, दोनों का ओवरलैपिंग होगी तो बनेगा पैटर्न। S1 S2 से तो पुराना पैटर्न बनेगा इंटरफेरेंस वाला, है ना? और S1 से जो वेव्स आ रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स, उसमें क्या होगा? सुपरपोजिशन से क्या बनेगा? डिफ्रैक्शन। वैसे तो आज पूरा हो जाएगा, पर दिवाली के बाद जब आप आओगे तो मैंने एक लेक्चर और लिया है, उसमें मैं क्या डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन पूरा एक बार और रिव्यू कर दूंगा, ताकि क्या होगा, आप एकदम अच्छे से समझ लेंगे। आज पोलराइजेशन आधा ही पढ़ाऊंगा, ताकि जल्दबाजी भी नहीं हो। और दिवाली के बाद जब 20 तारीख से क्लास शुरू होंगी, एक लेक्चर उस दिन और लूंगा, जिसमें डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन को एक बार फिर से रिवाइज अच्छे से करा के खत्म कर देंगे। सही है? चलो।
पोलराइजेशन। लिखें, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, लिखें पोलराइजेशन में, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल light is an electromagnetic wave. Light is an electromagnetic wave in which electric field vector comma magnetic field vector and direction of propagation all are mutually perpendicular. All are mutually perpendicular. देखिए, वैसे तो EMW आप पूरा आपके सिलेबस में है, तंवर सर पढ़ाएंगे। मैं आपको उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट दे रहा हूं जिससे मेरा चैप्टर को मुझे शुरू करना है। जैसे मान लो लाइट इस डायरेक्शन में जा रही है, ये इसका है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, माना एक्स एक्सिस में जा रही है। तो किसी भी लाइट के अंदर तीन बातें होती हैं, नाम से स्पष्ट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर होता है, और एनर्जी किसी डायरेक्शन में जाती है तो उसे बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ये तीनों हमेशा एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर, हमेशा। माना अब आप तुक्का मारिए, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन वेव किस में जा रही है, एक्स में, तो बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड किस में होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो वाई में हो सकता है या क्या एक्स में होगा, क्या एक्स में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इलेक्ट्रिक को तो हमेशा क्या होना है, परपेंडिकुलर। वाई जेड तो आपने छोटे बच्चों वाली सोच में बताया, मजे की बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बच्चे वाई जेड प्लेन में कहीं भी हो सकता है, उसको महसूस करना अच्छे से। यहीं से अपना चैप्टर शुरू होगा, यही बात दिमाग में बैठेगी तभी होगा। सुनना, ये है प्रोपोगेशन। आराम से तसल्ली सुनिए, आधा चैप्टर दिवाली के बाद पढ़ लेंगे, आज ही खत्म करना, अपने ऐसी कोई भाग दौड़ नहीं करनी, कम पढ़ें पर बढ़िया सीख के जाएं धीरे धीरे। लाइट जा रही है एक्स में, किसी ना किसी दिशा में तो लाइट का प्रोपोगेशन होगा, माना किस में जा रही है, एक्स में। बोलो ये ओके है, ठीक है। लाइट के अंदर कौन कौन है, बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। मैक्सवेल के अनुसार इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर हमेशा कितने डिग्री पे होगा, 90 डिग्री पर। तो जब वेव एक्स में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस में हो सकती है, आइदर इन वाई और इन किसी में भी हो सकती है। मैं कह रहा हूं वाई जेड नहीं, इस पूरे प्लेन में ही कहीं हो। ये देखिए, ये पूरा प्लेन इस पेन के क्या है, परपेंडिकुलर। ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहीं भी हो सकता है। इतने सारे मैंने एरो बनाए हैं, देखिए आप, ये सारे एरो इस पेन के क्या है, परपेंडिकुलर। थोड़ा सा कम समझ में आता है तो मेहनत करते हैं। हमने क्या है, परपेंडिकुलर में ऐसा दिमाग को ब्लॉक कर रखा है, ऐसा होगा तभी चिल्लाएंगे कि कितना डिग्री है, 90। दिमाग को ब्लॉक कर रखा है। जब मास्टर ऐसी दो लाइन खींच देगा तभी क्या कहेंगे, सर 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 ये है 90 डिग्री। आप आश्चर्यचकित हो रह जाएंगे जब मैं अगला सेंटेंस बोलूंगा, ये लाइन ये लाइन ये लाइन। सुनिए, ये सारी लाइन
इस पेन के परपेंडिकुलर हैं। पता है क्यों? ये पेन ही इस पूरे बोर्ड के ही परपेंडिकुलर है। ये सारी लाइनें बोर्ड में है, ये पेन इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90, इससे भी 90। थोड़ा दिमाग को और ब्रॉड करिए। आपने 90 ऐसा ही सोचा है बस हमेशा, जबकि अच्छी बात सोचिए फिर से। ये सारे लाल पेन के काटा कूटा क्या इस पेन प्लेन में है? देख लो, कुछ भी ऐसे, ये इधर 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 इधर, कुछ भी, ये सब कहां है बताइए? इस प्लेन में है। और ये पेन इस प्लेन के ही परपेंडिकुलर है भाई। तो इन सब लाइनों के साथ कितना एंगल बना रहा है? ईमानदारी, सच का साथ दीजिएगा, ईमानदारी कितना? 90। मैं वही कहना चाहता हूं। अब सुनिए तीसरी बार फिर से। लाइट जा रही है एक्स में, अरे जिंदा हो, लाइट जा रही है एक्स में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां हो सकती है? आंसर है वाई जेड प्लेन में कहीं भी हो सकती है, क्योंकि ये वाई जेड प्लेन इस पेन के ही क्या है? परपेंडिकुलर। ये देखिए, ये देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहीं भी हो सकता है। कौन से प्लेन में? आंसर है कौन से प्लेन में? वाई जेड प्लेन में। इसी को घुमाकर मैं सामने बना देता हूं। ये देखिए, ये वाई जेड प्लेन आपके सामने बना दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर कहीं भी हो सकता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एट एनी डायरेक्शन हो और लगातार उसकी डायरेक्शन बदलती रहे, इस तरह की लाइट को कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। क्या कहते हैं? अनपोलराइज्ड लाइट। इतने सारे एरो नहीं बनाना पड़े तो वैज्ञानिकों ने क्या किया? अरे यार, इन सबको क्या करो, दो डायरेक्शन में क्या कर दो, रिजॉल्व। इस वाले के भी रिजॉल्व हो जाएंगे कंपोनेंट, इसके भी हो जाएंगे, तो फाइनली कौन कौन से बचेंगे? ये वाले दो। तो अब बताना मैं क्या लिख रहा हूं, थोड़ा कठिन। लाइट जा रही है अलोंग एक्स, तसल्ली से यहां 10 मिनट बिताएंगे, भागा दौड़ी कोई नहीं करेगा, जो आगे भागेगा उसको पकड़ के ले आऊंगा वापस। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहां है? एक्स में। लाइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन वाई में भी हो सकता है, ये एरो है वाई, और ये डॉट जेड। अगर सभी डायरेक्शन में पॉसिबल है, देन सच अ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। तो सर इतने सारे एरो थे, ये दो में कैसे आ गए? बताओ क्यों आ गए? मैंने क्या किया, ये टेढ़े मेढ़े को भी क्या कर दिया? रिजॉल्व। अब बताओ, ये सबसे बेस्ट। बोलो लाइट कहां जा रही है? एक्स में, बिंदास। लाइट, लाइट पक्का। इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, कम ऑन। वाई और जेड, और वी कैन से वाई जेड प्लेन। ये है सच बात, वाई जेड प्लेन। मैंने क्या किया, जो टेढ़े मेढ़े थे उनको क्या कर दिया? रिजॉल्व कर दिया, अलोंग वाई और अलोंग। अब बताइए फाइनली किस में दिख रहे हैं? ये वाले तीर क्या है बताओ, चिल्लाओ, ये कौन है? वाई। और ये कौन है? जेड। और ये कौन ऑसिलेट कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब डेफिनेशन सुनिए अंग्रेजी में। इफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, इज इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, देन सच अ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। जितनी भी आप ये रोशनी देख रहे हैं, सनलाइट, ट्यूबलाइट, टॉर्च, बल्ब, दीपक का प्रकाश, मोमबत्ती का प्रकाश, ये सब क्या है? अनपोलराइज्ड लाइट। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कंटिन्यूअसली क्या करती रहती है? वेरी करती रहती है, कहीं भी, यहां, इधर इधर इधर, पर रहेगी किस में? क्यों सर वाई जेड में ही क्यों रहेगी? मैक्सवेल ने बोल दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अब 5वीं बार बोल रहा हूं, समझिएगा कंक्लूजन को। लाइट इज ट्रेवलिंग अलोंग एक्स, बोलो क्लियर है? इलेक्ट्रिक फील्ड के वाइब्रेशन बोलिए,
कहां कहां संभव है? आइदर इन y और इन z और इन yz प्लेन। अगर कहीं भी हो देन सच अ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज्ड लाइट। ये अनपोलराइज्ड लाइट बनाने का तरीका, एरो क्या बता रहे हैं? y कंपोनेंट डॉट z कंपोनेंट, और ये क्या बता रहा है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। जब दूसरा सिखाऊंगा ना तो मजा आएगा, वो है पोलराइज्ड लाइट। इसको समझोगे ना तो मस्त हो जाओगे। ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ये समझने से पिछला वाला और भयंकर समझ में आएगा। अब परिभाषा सुनना, इफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is restricted only in one direction, only in one direction, then such a light is called polarized light. अब दो फोटो देखना और ये डेफिनेशन 2-3 बार सुनना। ये लाइट है पोलराइज, और मुझे डिफरेंस बताना खुद। ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। बताओ ये भी क्यों है पोलराइज्ड लाइट? अब डेफिनेशन पढ़ो अंग्रेजी में, 2-3 बार फिर लिखना। लिखा लिखी क्या करना है, वो तो सब लिख लोगे, पहले आराम से समझो बोर्ड पर। बताओ अंतर बताओ, पहले परिभाषा पढ़ो अंग्रेजी में धीरे धीरे। इफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की दिशा को रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए, रेस्ट्रिक्ट प्रतिबंध लगा दिया जाए, रात को 10 बजे तक घर के अंदर, नहीं तो बाहर सोना, प्रतिबंध लगा दिया पिताजी ने। 10 बजे तक अंदर तो अंदर, नहीं तो बाहर, साफ, नो इफ नो बट, सिर्फ बाहर रहेगा। प्रतिबंध लगा दिया, इज रेस्ट्रिक्टेड ओनली इन वन डायरेक्शन, देन सच अ लाइट इज कॉल्ड। अब जरा सुनना, माना लाइट जा रही है एक्स में, ऑप्शन बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां हो सकता है? वाई में, जेड में, वाई जेड में। इतने ऑप्शन नहीं है, रेस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा अपने आप को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। देखो सभी में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाई में है, सिर्फ वाई में है, सच अ लाइट इज कॉल्ड पोलराइज्ड लाइट। सब में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, सच अ लाइट इज कॉल्ड, मर्जी पड़े जहां है अनपोलराइज। मर्जी पड़े में भी जरूरी है, होगा तो वो क्यों वाई जेड में ही क्यों, 90 डिग्री पे तो होना ही है ना उसको। नहीं आ रही बात समझ? वापस वापस, कोई जबरदस्ती यहां नहीं। लाइट बता किस में जा रही है? एक्स में। बता इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां नाच सकती है? तुक्के मार, तुक्के मार। वाई में, और बोल, कमन, और बोल। कहीं भी नाचे, देन सच अ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज। बोलो क्या दिमाग में बैठ रही है? फोटो देखो दिमाग में, सारे समझ में आ जाएंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा किसी भी डायरेक्शन में हो, आइदर इन y और इन z और इन y z, देन सच अ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज। जबकि पोलराइज बोलो, कोशिश करो धीरे धीरे में। अगर उसको प्रतिबंध कर दिया जाए, अगर उस पर रोका टोकी कर दी जाए कि भैया तू अपने हिसाब से चुन ले, पर जिसमें चुने जीवन भर उसी में रहना। अगर वाई चुन लिया तो हमेशा वाई में, जेड चुन लिया तो देन सच अ लाइट इज कॉल्ड पोलराइज। और पूरे चैप्टर में हमें यही करना है, अनपोलराइज लाइट को किस में बदलना है? पोलराइज लाइट में। टू कन्वर्जन ऑफ अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज लाइट इज कॉल्ड पोलराइजेशन। कोई पूछ ले, भैया दिवाली के एक दिन पहले पढ़ाया गया था, बच्चे छुट्टी पे चले गए थे, क्लास में जनसंख्या आधी थी,
तू तो उस दिन भी गया था, बता पोलराइजेशन क्या होता है, और तुम जवाब नहीं दे पाओ तो वो हंसेगा ना। अंतिम दिन क्लास में भी गया था और समझकर कुछ भी नहीं आया, फिर फायदा क्या? मेरे जैसे मजे करता ना छुट्टी लेकर, तो तुम्हें एकदम झंडा गाड़ देना है। अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदलने की घटना को ही पोलराइजेशन कहते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? अनपोलराइज लाइट को किसमें बदलेंगे? पोलराइज। इसी को क्या बोलते हैं? पोलराइजेशन। अनपोलराइज लाइट कौन? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सभी पॉसिबल डायरेक्शन में हो, आइदर इन वाई और इन जेड और इन, देन सच अ लाइट इज कॉल्ड अनपोलराइज। बोलिए हाँ है क्या? लिख लीजिए। पिछली वाली स्लाइड करूं क्या? करूं नेक्स्ट? इसके अंदर दो ही टॉपिक हैं, एक है मेलस लॉ, एक है ब्रिस्टल लॉ। दो ही टॉपिक हैं, वैसे तो आधा घंटे का ही है, पर अपन आज भी पढ़ेंगे। तो दिवाली के बाद एक दिन जब मिलेगा अपन को, तो उस दिन भी अपन डिफ्रैक्शन पोलराइजेशन फिर रिव्यू कर लेंगे, ताकि एक बार डर हट जाए। एकदम क्लियरिटी होती है ना, तो क्या बार बार रिवाइज करने का, क्वेश्चन करने का मन भी करता है। करूं नेक्स्ट? रुक जाऊं? रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा और धीमे करूं क्या?
तो इन शॉर्ट हमें बोलना आना चाहिए, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में बदलने की घटना ही पोलराइजेशन कहलाती है। अंतर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सभी डायरेक्शन में है अनपोलराइज, और प्रतिबंध लगा दिया जाए तो पोलराइज। दैट्स इट। 3 मेथड हैं जिसमें हमें पढ़ना है। 3 मेथड हैं। करो नेक्स्ट। 3 मेथड हैं जो हमारे सिलेबस में है। पहला है बाय रिफ्लेक्शन, जिसे कहा जाता है ब्रिस्टल लॉ। दूसरा है यूजिंग पोलरॉइड, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ मेलस। और तीसरा है थ्योरेटिकल बाय स्कैटरिंग। पढ़ूं? तो आज मैं आपको ब्रिस्टल लॉ पढ़ा रहा हूं, मेथड नंबर 1। 2 पढ़ाऊंगा दिवाली के बाद, उस पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तीसरे में तो केवल थ्योरी है 2 मिनट की, तो मेन 2 ही है, ब्रिस्टल लॉ और मेलस लॉ। आज अपन ईमानदारी से क्या पढ़ लेते हैं? ब्रिस्टल लॉ मेथड नंबर 1 लिखिए। मेथड नंबर 1, ब्रिस्टल लॉ। डायग्राम बना लीजिए। अब बताइए ना, ये लाइट कैसी लग रही है आपको? अनपोलराइज या पोलराइज? ईमानदारी रखिएगा। क्यों? दोनों है, एरो भी है, डॉट भी है। इसे क्या बोलते हैं? डायग्राम बना लीजिए।
मिटाऊं? सब इंफॉर्मेशन वाली बातें हैं, कुछ मैं आपको डिराइव करके भी दिखा देता हूं, पर ये सब रिजल्ट हैं, अच्छे से याद होने चाहिए। ध्यान से देखें, जब अनपोलराइज्ड लाइट को किसी पर्टिकुलर एंगल पे गिराया जाए, हर किसी एंगल पे नहीं, किसी पर्टिकुलर एंगल पर, देखो वहां लिखा मैंने सेंटेंस में, इट इज ऑब्जर्व दैट व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट एट अ पर्टिकुलर एंगल, देन रिफ्लेक्शन के बाद जरा उस रे को देखो भाई साहब, जो हरे रंग की रिफ्लेक्टेड रे है उसको गौर करके देखो तो उसमें सिर्फ क्या बचे हैं, केवल डॉट 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 डॉट, मतलब वो क्या बन गई, पोलराइज। आई कैसी थी, रिफ्लेक्शन के बाद क्या बन गई, दिस इज कॉल्ड बाय रिफ्लेक्शन अनपोलराइज्ड लाइट इज कन्वर्टेड इनटू पोलराइज। क्या हर किसी एंगल पर यह संभव है क्या, उत्तर है नहीं, एक पर्टिकुलर एंगल पर ही ये संभव है। दैट पर्टिकुलर एंगल इज डिनोटेड बाय आईपी, एंगल ऑफ पोलराइजेशन। सारी बातें लिख लीजिए। फिर देखिए ऊपर एक काम की बात और है, उस रिफ्लेक्टेड रे में डॉट आया है या एरो आया है, डॉट आया है। डॉट का मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर, वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इन रिफ्लेक्टेड रे इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। प्लेन ऑफ इंसिडेंस मतलब ये जो बोर्ड का प्लेन है ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, तो उसमें क्या बचा है, डॉट। डॉट क्या है, डॉट प्लेन के परपेंडिकुलर। वो अपने आप में एक नीट का सवाल है कि रिफ्लेक्टेड रे में जो वाइब्रेशंस होते हैं वो प्लेन के परपेंडिकुलर होते हैं। तीसरी काम की बात, रिफ्लेक्टेड रे और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में एंगल कितना होता है, 90। अब ये कैसा आएगा, किताब में तो दिया हुआ है म्यू बराबर 10 IP। मैं आपको 5 मिनट डिराइव करके दिखा देता हूं, आपको मजा आ जाएगा। ये क्या, ये सारी बातें लिख ली क्या आपने, देख लो। तसल्ली से 2 मिनट और बोल देता हूं, दिवाली के बाद फिर रिवाइज करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं। वापस बोलो, एरो और डॉट दोनों कैसी लाइट, अनपोलराइज। आशीष सर ये कौन है, इसे बोल रहे हैं पार्शियली, क्योंकि इसके अंदर तो क्या है, जितने एरो हैं उतने ही डॉट हैं। इसमें देखिए एरो ज्यादा हैं और डॉट कम हैं,
क्योंकि मैक्सिमम डॉट तो कहाँ निकल गए, ऊपर। तो जो नीचे लाइट बची, ना तो वो 100% पोलराइज है, ना 100% अनपोलराइज है, उसे क्या बोलते हैं, पार्शियली पोलराइज। कुछ कुछ एरो, कुछ कुछ डॉट। सिर्फ एरो या सिर्फ डॉट, पोलराइज। जितने एरो उतने डॉट, अनपोलराइज। कुछ कुछ मिक्सचर, पार्शियली पोलराइज। अब इसकी मैथ्स देख लेते हैं, वापस देखें। बताइए ये कौन सी लाइट आई, फिर से मौका, अनपोलराइज। अनपोलराइज का बनाने का तरीका, एरो भी डॉट भी। कितने एंगल पे आई, आईपी। टकरा के कितने पे जाएगी, आईपी। इसमें कौन होंगे, सिर्फ डॉट। क्या ये पोलराइज हो गई, हाँ। ये कौन है, रिफ्रैक्टेड। ये एंगल कितना, 90। ये वाला आर। ध्यान से देखना, इन तीनों का सम 180। बोल जाओ, आईपी प्लस 90 प्लस आर 180। तो आर बराबर 180 माइनस 90 माइनस आईपी, 90 माइनस आई। स्नेल लॉ लगा दो एक बार में, बोलो। ऊपर μ1, नीचे μ2। चिल्लाइए, ऊपर का μ1, ऊपर का एंगल साइन आईपी, नीचे का μ2, नीचे का एंगल आर। आर की जगह बताओ, 90 माइनस आईपी, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा। इसको इधर ले जाओ, साइन आईपी बटा बराबर μ2 बाय साइन आईपी बटा कॉस आईपी। तो 10 आईपी आ गया, μ2 बटे μ1। μ2 जिसमें जा रही है, μ1 जहां से आ रही है। ऊपर वाला μ1 है, नीचे वाला μ2। और अगर मान लो ऊपर एयर होता, सोचो ऊपर एयर है, ऊपर एयर है, तो बताओ μ1 1, तो 10 आईपी बराबर म्यू। तो कोई डेरिवेशन नहीं पूछ रहा है, बस हाँ ठीक है अपन को आना चाहिए। ध्यान रखिए, फिर से 3 पॉइंट काम के हैं, आइए एक बार रिकॉल कर लीजिए। पहला, रिफ्लेक्शन के बाद लाइट क्या बन गई, पोलराइज। दूसरा, रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और चौथा इंपॉर्टेंट बात, जो रिफ्लेक्टेड रे है उसमें जो वाइब्रेशंस हैं वो डॉट बचे या एरो बचे, डॉट। डॉट मतलब प्लेन पोलराइज लाइट होगी। बोली हाँ है क्या, लिख लीजिए। बहुत आसान टॉपिक है, इंफॉर्मेशन बेस्ड है ज्यादातर। दोनों होगा, हर ट्रांसपेरेंट मीडियम पे दोनों काम होते हैं। कुछ एनर्जी रिफ्लेक्ट होती है और कुछ एनर्जी रिफ्रैक्ट, हमेशा है, मिरर पे नहीं होगा। तो सभी को दिवाली की शुभकामनाएं, और अपन दिवाली के बाद मिलेंगे। चैप्टर मैंने अभी 40 मिनट का और बचाया हुआ है जानबूझकर, ताकि एक बार उसको अच्छे से समझ लें। फिर पोलराइजेशन और डिफ्रैक्शन रिवाइज भी करा दूंगा, और फिर अपन इसको पूरे को अच्छे से फिनिश करेंगे।
मीनवाइल टेलीग्राम पर वो मैंने ऑप्टिक्स की पूरी फाइल अपलोड कर दी है, उसको आप सेव कर लें और उनके क्वेश्चंस को करें। वो बिल्कुल उसी अंदाज में जैसे हमने क्लास नोट्स बनाए हैं, तो अपने सारे क्वेश्चन उसमें से सॉल्व हो जाएंगे। थर्मल मैं तो नहीं पढ़ाऊंगा, अब आपका एक स्लॉट हो जाएगा तो तंवर सर ही आगे कंटिन्यू करेंगे क्योंकि उनका टॉपिक चल रहा है। सही है, तो क्लास यहीं खत्म करते हैं। दिवाली के बाद मंडे को मिलेंगे और इसको पूरा करेंगे। मॉड्यूल साथ में लेकर आइएगा ताकि अपन क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लें। धन्यवाद। हैप्पी दिवाली आप सभी को। अरे उसका क्या हुआ, चॉकलेट मिल गई क्या? ठीक, नहीं मिली चॉकलेट? आया ना, मिल गई।